आखिर कौन है ये बाबा सिद्दीकी जिसकी इफ्तार पार्टी में आते हैं सलमान और शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार्स और बिग बॉस के कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स जिनकी जिंदगी बिग बॉस ने पूरी तरह से बदल दी। और कादर खान और अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक ऐसा फिल्मी किस्सा जो शायद ही किसी को पता होगा। और कौन सी है खतरनाक जॉब्स जिन्हें करना मतलब हर दिन अपनी मौत को दावत देना है। और आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहनते हैं उल्टी घड़ी, क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों राजेश खन्ना का ये बंगला आशीर्वाद है इतना खास। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, इस समय रमजान का महीना चल रहा है जिसमें इफ्तार पार्टी काफी चर्चा में रहती है और एक ऐसी ही इफ्तार पार्टी है बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी जिसमें बड़े से बड़े बॉलीवुड सितारे हर साल शामिल होते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर ये बाबा सिद्दीकी है कौन। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी एक राजनेता है जो अपने छात्र जीवन में ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद बाबा ने 2 बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर के तौर पर काम किया, जिसके बाद बाबा 3 बार कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र विधानसभा के MLA भी रह चुके हैं। बाबा को मुंबई में जन नेता के तौर पर जाना जाता है। साथ ही साथ वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच भी काफी पॉपुलर हैं और इनकी इफ्तार पार्टी में सलमान, शाहरुख, संजय दत्त और हरनाज कौर संधू जैसे सेलिब्रिटी देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 11 अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिग बॉस के 3 ऐसे कंटेस्टेंट्स के बारे में जिनकी जिंदगी बिग बॉस ने पूरी तरह से बदल दी। नंबर 1 हिना खान। बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट हिना खान वैसे तो फेमस थी ही, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। नंबर 2 नोरा फतेही। बिग बॉस 9 कंटेस्टेंट नोरा फतेही को भी इस शो से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी और आज वो इंडस्ट्री में काफी फेमस है। नंबर 3 प्रिंस नरूला। बिग बॉस 9 के कंटेस्टेंट और विनर रह चुके प्रिंस नरूला को भी बिग बॉस ने काफी नाम और फेम दिया था। फैक्ट नंबर 10 कूली फिल्म की शूटिंग चल रही थी और जब उसके सेट पर कादर खान पहुंचे तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के मैनेजर से पूछा कि अमित कहाँ है। मैनेजर ने कहा कौन अमित। सेट पर सब उन्हें सरजी कहते हैं और आप भी उन्हें सरजी ही कहा करें। कादर खान कहते हैं कि मुझे बात का ज्यादा दुख तब लगा जब मैं मैनेजर पर गुस्सा कर रहा था और अमिताभ शांति से अखबार पढ़ रहे थे और तब मैंने अमिताभ के साथ फिल्म न करने का फैसला किया। वक्त बदला और अब अमिताभ पर फ्लॉप हीरो का ठप्पा लग गया था और वो दिवालिया हो चुके थे कि तब यश चोपड़ा की सिफारिश पर उन्हें मोहब्बत फिल्म में एक रोल दिया गया। एक दिन जब मोहब्बत फिल्म के सेट पर 9 बजे की टाइमिंग के बाद शाहरुख 12 बजे तक भी नहीं पहुंचे तो अमिताभ ने डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा से कहा कि ये कोई तरीका है कि शाहरुख अभी तक नहीं आए। तो आदित्य ने कहा कि आप मेरे पापा की सिफारिश पर लगे हैं और इस फिल्म में स्टार शाहरुख है तो आपको उनकी मर्जी से ही चलना होगा। फैक्ट नंबर 9 पंकज कुमार और नीलिमा अजीम जैसे बॉलीवुड सितारों के घर जन्म लेने के बाद भी शाहिद कपूर को शुरू से ही फिल्मों में आने का कोई भी शौक नहीं था। लेकिन एक दिन अपनी एक दोस्त के कहने पर शाहिद बिना मन से पेप्सी के एड के लिए ऑडिशन देने चले गए और वहाँ उनको सिलेक्ट भी कर लिया गया और अपने पहले ही शूट पर उनकी मुलाकात शाहरुख खान से हो गई और शाहरुख खान ने शाहिद को फिल्मों में ट्राई करने को कहा। इसके बाद शाहिद ने अपनी डांसिंग पर इतनी मेहनत करी कि शाहिद को बड़ी बड़ी फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर का रोल मिलने लगा। किस्मत ने फिर से शाहिद का साथ दिया और फिल्म दिल तो पागल है के गाने में शाहिद की मुलाकात फिर से शाहरुख खान से हुई और शाहरुख ने फिर शाहिद से कहा कि तुम फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। फिर शाहिद ने अपनी पूरी मेहनत फिल्म के ऑडिशन के लिए लगा दी और 100 से ज्यादा ऑडिशन देने के बाद शाहिद को आखिरकार इश्क विश्क फिल्म मिल गई। फैक्ट नंबर 8 कुछ ऐसी खतरनाक जॉब्स जिन्हें करना मतलब हर दिन मौत को दावत देना है। नंबर 1 स्काई स्क्रैपर विंडो क्लीनर्स। इस जॉब में इंसान आसमान को छूती हुई बिल्डिंग पर केवल एक रस्सी के सहारे लटक कर उसकी खिड़कियों को साफ करने का काम करते हैं और इस नौकरी में एक चूक या गलती से इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर 2 सीवर डाइविंग। इस जॉब में इंसान को एक सीवर के अंदर जाकर उसे अंदर से साफ करना होता है जो कि काफी ही घिनौना और खतरनाक भी होता है क्योंकि इससे कई सारी स्किन डिजीज भी हो सकती है। नंबर 3 इलेक्ट्रिक पावर लाइन इंस्टॉलर। ऊंची ऊंची जगहों पर इलेक्ट्रिक लाइंस को इंस्टॉल करना काफी खतरनाक होता है जिसमें ऊंचाई का खतरा तो होता ही है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट से होने वाली दुर्घटना का भी खतरा होता है। फैक्ट नंबर 7 आखिर ऐसा क्यों है कि यहूदी मस्जिद ए अक्सा को तोड़ना चाहते हैं और क्यों यहूदी फिलिस्तीन के मुसलमानों पर इतना जुल्म सितम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों यहूदी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारी इबादत गाह यानी कि हाइकल ए सुलेमानी की दोबारा तामीर हो जाए। हाइकल ए सुलेमानी वो बिल्डिंग थी जो हजारों सालों पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाई थी और यहूदी इसमें अपनी इबादत किया करते थे। लेकिन जब बाद में उन्होंने अल्लाह की हद से ज्यादा नाफरमानी की तो अल्लाह ने इन पर एक जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जिसने इनकी इबादत गाह यानी कि हाइकल ए सुलेमानी को तबाह कर दिया। आपको बता दें कि हाइकल ए सुलेमानी की अब एक दीवार बची हुई है और यहूदियों की गलत फहमी है कि मस्जिद ए अक्सा हाइकल ए सुलेमानी की जगह बनी हुई है और तो और ताबूत हाइकल ए सुलेमानी में रखा हुआ था वो मस्जिद ए अक्सा के नीचे छुपा कर रखा हुआ है और इन्हीं सब वजह से यहूदी मस्जिद ए अक्सा को तोड़ना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 6 पेप्सी आपको एक असली फाइटर जेट देने वाली है। ऐसा कहा था पेप्सी ने अपने 1996 में अपने एक कमर्शियल में जहां पेप्सी कंज्यूमर्स को पेप्सी प्रोडक्ट के बदले पॉइंट्स दे रही थी जिसे ग्राहक हैट्स और टी शर्ट जैसी चीजों से एक्सचेंज कर सकते हैं और मजाक में ही पेप्सी ने 70 लाख पॉइंट्स पर एक असली जेट देने का वादा किया था। लेकिन जॉन लियोनार्ड नाम के इस इंसान ने इसे मजाक नहीं समझा। 70 लाख पॉइंट करना वैसे तो नामुमकिन था लेकिन एक लूप होल की वजह से जॉन को ये पता चला कि एक पेप्सी पॉइंट को 10 सेंट में खरीद सकते थे और 70 लाख पॉइंट के लिए उन्हें अब $7 लाख चाहिए थे। ये बात जॉन ने अपने करोड़पति दोस्त टॉड हॉफमैन को बताई और टॉड ने $7 लाख का चेक काट कर पेप्सी को मेल कर दिया। लेकिन पेप्सी ने इस
चेक को वापस कर दिया और कहा कि ये सिर्फ एक मजाक था। इस बात से जॉन को काफी गुस्सा आया और उसने पेप्सी के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। 3 साल तक केस चलने के बाद उसका नतीजा पेप्सी के पक्ष में ही गया और लियोनार्ड ये केस हार गए। फैक्ट नंबर 5, ये बात शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपको बता दें कि मोदी जी हमेशा अपनी घड़ी को उल्टा पहनते हैं। लेकिन आखिर घड़ी को उल्टा पहनने के पीछे का कारण क्या है? दरअसल अक्षय कुमार के साथ एक इंटरव्यू में जब अक्षय ने यही सवाल मोदी जी से किया तो उनका जवाब था कि वो घड़ी को उल्टा इसलिए पहनते हैं कि उनको घंटों घंटों मीटिंग में बैठा रहना पड़ता है। ऐसे में सबके सामने अगर वो घड़ी को बार बार देखेंगे तो इससे सामने वाले को अपनी बेइज्जती महसूस होगी और उसे ऐसा लगेगा कि मोदी जी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। मोदी जी इसी वजह से घड़ी को उल्टा पहनते हैं ताकि वो मीटिंग के दौरान भी चुपके से उल्टी घड़ी से टाइम देख सके। फैक्ट नंबर 4, रूस और ईरान अब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने वाले हैं ट्रेड करने के लिए और इंडिया भी अब 18 से ज्यादा देशों के साथ रुपए में ट्रेड करने का सोच रहा है। और तो और रूस और चीन में भी पिछले 8 महीनों में रूबल और युआन जैसी करेंसी का ट्रेड काफी बढ़ गया है। ये सारी चीजें भले ही अलग हों, लेकिन पॉइंट एक ही है कि ये सारी कंट्रीज यूएस डॉलर को रिप्लेस करना चाहती है। मगर क्यों? देखिए, ये सब हो रहा है रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से, जिसके बाद से जब से रूस पर प्रतिबंध लगे हैं और वहाँ अमेरिकी डॉलर का व्यापार होना बंद हुआ है, तब से हर देश को अमेरिकी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी का पता चला और ये पता चला कि कैसे यूएस डॉलर ने पूरी दुनिया में अपनी एक मोनोपोली बना रखी है, जिसे खत्म करना काफी जरूरी है। फैक्ट नंबर 3, आज के समय में क्यूआर कोड का इस्तेमाल तो हर कोई पेमेंट्स के लिए या फिर किसी और काम के लिए भी करता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर इस इतनी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया था? देखिए, क्यूआर कोड यानी कि क्विक रिस्पॉन्सिव कोड एक 2D डॉट पैटर्न से बना होता है जो कि किसी नॉर्मल बार कोड से 200 गुना ज्यादा जानकारी कैरी कर सकता है। इसका आविष्कार साल 1994 में एक जापानी इंजीनियर मासाहिको हारा ने किया था, जो कि डेंसो नाम की एक कंपनी के चीफ इंजीनियरिंग भी हैं। इस क्यूआर कोड का आविष्कार कंपनी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि पहले से मौजूद बार कोड इनकी कंपनी के पार्ट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सक्षम नहीं थे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, देखिए, पहले हमारे पास जो बाइक होती थी उसमें आप कितना भी कम पेट्रोल डालकर क्यों ना चलाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन साल 2020 के बाद भारत में BS6 लागू हो चुका है, जिसके चलते कोई भी बाइक 2 व्हीलर या स्कूटी हो उसमें 3 लीटर पेट्रोल रखना जरूरी होता है। दरअसल BS6 के अंदर चाहे वो बाइक हो या स्कूटी हो, उसमें आता है एक फ्यूल पंप और ये फ्यूल पंप टंकी का फ्यूल खींचता है और उसे इंजन में भेज देता है। लेकिन इस फ्यूल पंप की ऊंचाई इतनी होती है कि 3 लीटर पेट्रोल के बाद ही कवर हो पाती है और अगर टैंक में 3 लीटर पेट्रोल नहीं होता है तो ये फ्यूल पंप पेट्रोल के साथ काफी हवा खींचने लगता है और जल्दी खराब हो जाता है। फैक्ट नंबर 1, आशीर्वाद वो बंगला जो बड़े बड़े और दिग्गज सितारों के स्टारडम का गवाह रह चुका है। इस बंगले को भारत भूषण से खरीदा राजेंद्र कुमार ने और राजेंद्र कुमार से आए ये इंडस्ट्री के सबसे चहेते अभिनेता राजेश खन्ना के पास। बताया जाता है कि राजेश खन्ना इस बंगले को खरीदना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था, जिसके बाद राजेश खन्ना ने फिल्म हाथी मेरे साथी साइन की इस शर्त पर कि मुझे इतनी फीस चाहिए कि मैं इस बंगले को खरीद सकूं। और फिर उसके बाद राजेश खन्ना ने 3.5 लाख रुपए में राजेंद्र कुमार से इस बंगले को खरीद लिया और इसका नाम बदलकर आशीर्वाद ही वो बंगला है जो भारत के सबसे लोकप्रिय और चहेते रहे अभिनेता के स्टारडम का गवाह रहा। और 150 करोड़ की बोली लगने के बाद भी राजेश खन्ना ने इस घर को किसी और को नहीं बेचा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।